हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल प्रयास ऑनलाइन स्टडी सेंटर पे। आज हम आप लोगों के बीच वॉल्यूम सेक्शन का चौथा क्लास लेकर आए हुए हैं, जिसमें आज हम देखेंगे लंब वृत्तीय बेलन के बारे में, अर्थात राइट सर्कुलर सिलेंडर अर्थात लंब वृत्तीय बेलन। तो देखिए, बेलन कहते किसको, या आपने बेलन देखा होगा। कौन सा बेलन? जैसे कि आपने एक सिलेंडर देखा होगा, सिलेंडर जैसे गैस का सिलेंडर हो, यह क्या, एक बेलन की आकृति ली हुई रहती है। तो बेलन की आकृति जो होती है वह किस प्रकार का होता है? एक लंबा लीजिए और दोनों तरफ जो होता है कैसा होता है? गोलाकार भाग होता है। दोनों तरफ कैसा भाग होता है? गोलाकार। ये क्या हो गया? एक बेलन की आकृति। या आप इस तरह भी बना सकते हैं। यह क्या है? एक बेलन है। ऊपर और नीचे दोनों कैसा है? वृत्ताकार। ऊपर और नीचे कैसा है? वृत्ताकार है। तो आज हम सबसे पहले बेलन से रिलेटेड जो फॉर्मूले होते हैं सिलेंडर से रिलेटेड, उसे हम क्रिएट करेंगे। कैसे तैयार करते हैं, कैसे बनाते हैं, और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, बेलन को अगर आपको प्रैक्टिकली तैयार करना हो तो किस तरह से आप तैयार कर सकते हैं। जैसे कि एक आप सादा पेपर लीजिए। अब देखिए, ये पेपर जो है कैसा है? आयताकार पेपर है। यह पेपर कैसा है? एक आयताकार पेपर है। और अगर ये आयताकार पेपर है तो इस पेपर का ऊपर वाला भाग को हम लंबाई बोल रहे हैं, इधर को क्या बोल रहे हैं? चौड़ाई। एक भाग मेरा लंबाई यहां से लेके ये क्षेत्र जो है यहां से यहां तक लंबाई है, और ये इसका क्या है? चौड़ाई है। अगर हम इसे सिलेंडर में परिवर्तित करना चाहें तो इसे हम क्या करेंगे? गोल घुमा देंगे। घुमाने के बाद अगर हम इसे पिन कर देते हैं, देखिए ये मेरा सिलेंडर तैयार हो गया। यह आयताकार जो पेपर था वह किस आकार में चेंज हो गया? यह अब एक बेलनाकार तरह हो गया। यह कैसा हो गया? एक सिलेंडर की आकृति का हो गया। तो हमने क्या देखा कि अगर हमें इस बेलन के आकार की कोई आकृति बनाना है तो हमने जो पहले पेपर लिया था वह पेपर किस आकार का था? वह पेपर जो था एक आयताकार पेपर था। इस आयताकार पेपर को मैंने घुमा के क्या बना दिया? बेलन की आकृति का बनाया। यह जो आयताकार पेपर था, इस पेपर में क्या था? एक भाग आपका लंबाई था और दूसरा चौड़ाई। तो आयताकार पेपर का हम फिगर एक ड्रॉ करते हैं। यहाँ यही पेपर है, मान लीजिए, जिस पेपर को हम सिलेंडर में परिवर्तित कर रहे हैं। अब अगर इसे हमें कहा जाए कि इस आयताकार पेपर का क्षेत्रफल, इस आयताकार पेपर का अगर क्षेत्रफल हमें निकालना हो तो यह किस में होगा? L, और ये क्या है आपका B। तो आयत का क्षेत्रफल आप एरिया बराबर क्या जानते हैं? L इंटू क्या? B। लंबाई गुना चौड़ाई। अगर हम लंबाई गुना चौड़ाई का इस्तेमाल करें तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? इस आयत का क्षेत्रफल। हमें जो प्राप्त होगा वह क्या प्राप्त हो जाएगा? आयत का क्षेत्रफल। अब इसी की सहायता से जो है हम बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करेंगे। अब देखिए, बेलन का सबसे पहले क्या? वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ का अर्थ क्या हो गया? ये जो वक्र उठा हुआ भाग है, ऊपर उठा हुआ भाग है, इस भाग का क्षेत्रफल। और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का जब हम बोलते हैं तो संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में क्या क्या ऐड होगा? ये वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ये हो गया वक्र पृष्ठ। इसके साथ ये एक वृत्ताकार भाग है और इधर भी एक वृत्ताकार भाग है। दोनों के क्षेत्रफल को ऐड कर दें, पहला वृत्त इधर वाला और दूसरा वृत्त इधर वाला। इसके साथ ये ये जो सिलेंडर की आकृति है, बेलन की आकार की आकृति, इसके संपूर्ण पृष्ठ को क्षेत्रफल को इंडिकेट करेगा। अर्थात इसमें क्या क्या ऐड होगा? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस इधर के एक वृत्त का क्षेत्रफल और एक इधर के वृत्त का क्षेत्रफल। तो स्टेप बाय स्टेप निकालते हैं। सबसे पहले हम वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालते हैं। वक्र का तात्पर्य क्या? ये उठा हुआ भाग का क्षेत्रफल। देखिए, ये जो पेपर था क्या पहले कैसा था? आयताकार था। तो आयत का क्षेत्रफल क्या? लंबाई गुना चौड़ाई। अब जैसे ही मैंने इसे बेलन में परिवर्तित किया, ये मेरा बेलन बना। ये जो चौड़ाई था, अब यह क्या हो गया? उसका ऊंचाई। ये जो चौड़ाई था, यह चौड़ाई किस में परिवर्तित हो गया? ऊंचाई में। ये जो पहले चौड़ाई था वह किस में परिवर्तित हो गया? ऊंचाई में। और इसके साथ साथ आपकी जो लंबाई थी, इस पेपर की लंबाई, वह क्या हो गया? वृत्त की परिधि। वृत्त की क्या हो गई? ये परिधि। वृत्त की क्या हो गई? परिधि। ये जो लंबा था वह कैसा हो गया? गोलाकार। तो वृत्त की परिधि क्या होती है? 2πr। इसका परिधि क्या हो जाता है? 2πr। तो लंबाई जो मेरा था, L जो चेंज कर गया किस में? 2πr में। और B जो चेंज कर गया वह किस में? H में।
अब देखिए हम आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या जानते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई। तो यहाँ आयत से जो मैंने बनाया वह मेरा क्या बन गया, बेलन। वह क्या बन गया आपका, जो आयत था पहले अब किसमें चेंज हो गया, यह एक बेलन में परिवर्तित हो गया। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, देखिए आयत का होता है लंबाई गुना चौड़ाई, क्षेत्रफल होता है आयत का, और ये आयत जो है किसमें चेंज हो गया है, मेरा बेलन में। तो बेलन की जो लंबाई है वह क्या होगी, वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि की जगह पे यहाँ क्या लिखिएगा, 2 पाई आर। और चौड़ाई जो था वह किसमें चेंज कर गया है, ऊंचाई में, इनटू क्या, ऊंचाई। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाता है भाई 2 पाई आर इंटू क्या, एच। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एच। अब आगे बढ़ते ये तो हो गया आपका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के बाद संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, पूरे सरफेस का एरिया। अब देखिए पूरे सरफेस का एरिया लीजिएगा इस बेलन का, इसमें क्या क्या ऐड होगा। सबसे पहले तो आपका ये जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो आपने निकाला उसे लिखना होगा 2 पाई आर एच। इसके साथ साथ एक वृत्त इधर का है और एक वृत्ताकार भाग इधर का है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, कितने वृत्त हैं, एक, एक, दो। तो यहाँ साथ में ऐड कितना हो जाएगा, 2 वृत्त का, और दोनों का आपस में अगर हम जोड़ दें तो ये क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। अब देखिए ये क्या हो गया, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर यहाँ भी है, 2 पाई आर यहाँ भी, हम चाहे तो यहाँ कॉमन ले सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर इंटू क्या, एच प्लस क्या आर, इंटू क्या, एच प्लस आर। ये क्या हो गया, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। अब आते हैं हम आयतन पे, बेलन का वॉल्यूम, आयतन बराबर आयतन। तो नीचे का सबसे पहले देखिए, अगर इसका हमको वॉल्यूम निकालना हो, इसका वॉल्यूम क्या होगा। अब ये जो बेलनाकार ऊपर का क्षेत्रफल या इस भाग का क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल तो सेम है, और इसके साथ गुना क्या हो जाएगा, ऊंचाई। तो ये जो वक्र है, ये जो वृत्ताकार है, कह सकते हैं वक्र के अंदर ये वृत्ताकार क्षेत्र है, इस वृत्ताकार क्षेत्रफल में इसकी ऊंचाई को हमको क्या करना होगा, गुना करना होगा। तो वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर इंटू क्या, एच। आयतन बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल, यानी उसका सतह का क्षेत्रफल गुना क्या, ऊंचाई। ये जो बेलन की आकृति बना, इस बेलन की आकृति का सतह का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, और साथ में गुना किससे हो जाएगा, एच से। तो क्या हो गया, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर एच। चलिए अब इसके बाद देखते हैं एक खोखले बेलन या एक पाइप जिसे आप बोलते हैं, उसका जब निकालना हो। खोखला बेलन का तात्पर्य क्या है कि बीच से बेलन खोखला हो, जैसे कि ये पाइप की आकृति का है। देखिए मैंने जो ये फिगर बनाया था, ये क्या, एक पाइप की आकृति का है, इस तरफ से इस तरफ दिखाई दे रहा है, और बीच में पेपर की कुछ तो मोटाई होगी, चाहे 0.1 mm ही क्यों ना हो, 0.001 mm ही क्यों ना हो, लेकिन कुछ तो मोटाई है इस पेपर की। तो यहां से ये एक हो जाएगा बाह्य त्रिज्या और एक होती है आंतरिक त्रिज्या। चलिए इसे हम फिगर में कंप्लीट करते हैं। देखिए सॉरी, अब देखिए ये बेलन हो गया। अगर खोखला बेलन है तो क्या होगा, एक और होगा, इस तरह से एक और आप ड्रॉ कर लीजिए, और यहां से ये इसकी बाह्य त्रिज्या हो जाएगी। अब बाह्य त्रिज्या को बड़ी आर या R1 बोल लेते हैं, और आंतरिक त्रिज्या को R2 बोल लेते हैं। तो यहाँ भी बाह्य त्रिज्या जो आपका हो जाएगा वह R1, और आंतरिक त्रिज्या क्या हो गया, R2। ऊंचाई में कोई अंतर नहीं होगा, दोनों बाह्य और आंतरिक, जैसे इसका हम बाह्य लें और आंतरिक लें तो ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा। दोनों के लिए क्या रहेगा, एच रहेगा, दोनों के लिए क्या रहेगा, एच ही रहेगा। तो हमें इस खोखले बेलन का आयतन, या यूं कह सकते हैं कि हमको अगर कभी भी पाइप का वॉल्यूम निकालना रहे तो कैसे निकालेंगे, तो खोखले बेलन का आयतन, तो बाह्य वाला बेलन का, बड़े वाले बेलन का आयतन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई आर, यहाँ क्या है R1 का स्क्वायर और क्या एच, और आंतरिक वाले बेलन का पाई R2 का स्क्वायर इंटू क्या एच। यानी बाह्य बेलन में के आयतन में से आंतरिक बेलन के आयतन को हमें क्या कर देना है, घटा देना है।
घटा देंगे यहाँ, तो हमें क्या निकल जाएगा, खोखले बेलन का आयतन। किसका आयतन निकलेगा, खोखले बेलन का आयतन। चलिए देखिए पाई एच दोनों जगह है, पाई एच कॉमन ले लेते हैं, मेरे पास क्या बच जाएगा, r1 स्क्वायर माइनस क्या, r2 स्क्वायर। आप चाहे तो ये लिख सकते हैं, इसके अलावे अगर एक स्टेप बढ़ाना चाहे पाई एच इंटू r1 प्लस r2 इंटू r1 माइनस r2। ये देखिए ये क्या किए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ दिए। आप जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब इसके अलावा और भी अगर किसी फॉर्मूले का इस्तेमाल हमें करना होगा तो रनिंग क्लास में हम आपको फॉर्मूला निकाल के बताते जाएंगे और क्वेश्चन को इस पे रख के सॉल्व करते जाएंगे। तो चलिए अब हम बेलन से रिलेटेड सवाल देखते हैं। सिलेंडर से रिलेटेड जो सवाल आते हैं हमारे एग्जाम में वह किस टाइप के रहते हैं और उसे हमें कैसे सॉल्व करना। तो देखिए हमारा पहला सवाल है आज के क्लास का, एक बेलनाकार बर्तन का त्रिज्या, एक बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। एक बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर। देखिए एक बेलनाकार बर्तन है या बेलनाकार आकृति कुछ भी रहे, इसकी जो रेडियस दिया है वह 14 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई जो दिया हुआ है वह 12 सेंटीमीटर है। तो जो वैल्यू दिया रहे पहले आप फिगर ड्रॉ करके आप वैल्यू को लिख लीजिए। वैल्यू को लिखने से क्या होगा, आपको सवाल बनाने में आसानी रहेगा, कभी भी उलझिएगा नहीं। तो एक बेलनाकार बर्तन जिसकी की त्रिज्या दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई जो दिया हुआ है वह 12 सेंटीमीटर के बराबर है। तो बताएं कि इस बेलन का आयतन क्या होगा। तो बताएं कि इस बेलन का आयतन क्या होगा, वॉल्यूम क्या इस बर्तन। तो आयतन बराबर आप क्या जानते हैं, वॉल्यूम बराबर पाई आर स्क्वायर एच। आयतन बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का वैल्यू रखिए 22/7। ऐसे आपके क्वेश्चन के लास्ट में दिया रहता है कि पाई का मान 22/7 रखना है या 3.14। जैसा बोले आप वैसा रखिए, लेकिन यहाँ 22/7 हम रखे हैं। 22/7। आर का वैल्यू आपको 14 है तो 14 का स्क्वायर 14 गुना 14 लिखना होगा और h का वैल्यू आपको क्या लिखना है, 12 लिखना है। चलिए अब कटता है तो आप इसे क्या करिए, कटा दीजिए और फिर आपको स्टेप बाय स्टेप मल्टीप्लाई करना है। चलिए स्टेप बाय स्टेप मल्टीप्लाई करने का तात्पर्य क्या है, हम कैसे जल्द से जल्द गुना कर सकते हैं। 22 दूनी 44 गुने 14 गुने 12। अब देखिए 14 गुना 12 कर देंगे तो हो जाएगा, लेकिन हम पहले 44 में 14 से गुना कर दें फिर बाद में 12 से गुना कर देंगे, मेरा स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। चलिए कैसे कर लेते हैं, 14 गुना 4 14 चौका 56 का 6 कैरी क्या बच गया 5 और 14 चौक 56 फिर 5 56 5 61 616 हो गया और गुने क्या 12। 12 गुना 6 बरछा का 72 कैरी बच गया 7। 12 गुना 1 12 12 7 19 का 9। अब कैरी क्या बच गया हमें 1। 12 गुना 6 72 1 73। चलिए अब जो है आपका 7392 घन सेंटीमीटर, इसका वॉल्यूम क्या हो गया 7392 सेंटीमीटर क्यूब जो है इस बेलनाकार बर्तन का आयतन। तो इस तरह से रिलेटेड सवाल को देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, आयतन चैप्टर जब हम सॉल्व करते हैं तो ऐसा लगता है कि सवाल बड़ा लंबा लंबा है या बनाने में परेशानी होगी। तो आयतन चैप्टर कोई भी हो, चाहे सिलेंडर हो या घन हो या घनाभ हो, आगे चल के शंकु हो गोला हो, तो यहाँ क्या है, अगर आपका जोड़ घटाव गुना भाग बेसिक कॉन्सेप्ट मजबूत है जोड़ घटाव गुना भाग का, तो आपको किसी प्रकार की सवाल बनाने में परेशानी नहीं होगी। और बेसिक कॉन्सेप्ट में अगर प्रॉब्लम है, आपका गुना भाग में गलती होता है, तो आप जो सवाल सॉल्व करते हैं आप यही गुना भाग में समय वेस्ट कर देते हैं। तो गुना भाग फास्ट में करने के लिए आपको थोड़ा केयर करना होगा, देखना होगा गुना कैसे जल्दी से जल्दी हम कर सकते हैं, किस स्टेप से चलेंगे तो मेरा फास्ट में होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ाते हैं सवाल को।
एक बेलनाकार आकृति की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। एक बेलनाकार आकृति की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तथा इसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर। एक बेलनाकार आकृति की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तथा इसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। तो बताएं कि इस बेलनाकार आकृति का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो बताएं कि इस बेलनाकार आकृति का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। ये जो बेलनाकार आकृति उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हमें निकालना है किसका, ये जो आपके पास बेलनाकार आकृति है उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर आप क्या जानते हैं, देखिए संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल के लिए हमने दो फॉर्मूला लिखा होगा। क्या क्या लिखे होंगे, देखिए यहाँ 2 पाई आर इंटू आर प्लस क्या एच, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। 2 पाई का वैल्यू लिखिएगा 22/7 और आर का वैल्यू यहाँ क्या है आपका 3.5 और फिर क्या आर प्लस एच, फिर आर का वैल्यू 3.5 और एच का वैल्यू 16। ये क्या हो गया, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। ये जो बेलनाकार आकृति है इस बेलनाकार आकृति का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। अब दशमलव हटता है तो आप हटा दीजिए। 7 × 5 = 35, 5 दूनी 10 और फिर 2 ये आपस में कट गए। चलिए अब देखिए गुना करेंगे 22 × 16 × 3 = 19.5। अब 16 × 3 = 19.5। अब इसको गुना आप कैसे कर सकते हैं, चाहे तो यहां से दशमलव हटाइए, बटा 10, 11 दूनी 22, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 4 19 होता है और 7 15 4 9 5 45। अब 39 × 11 बिल्कुल आसान है, 9 9 3 12 का 2, फिर रह गया 1 3 1 4, 429। कितना हो गया 429। अगर नहीं रहे तो रेगरनामा 99 का 9, बाकी रह गया 9। देखिए और 11 तिया 33, 33 9 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्ग सेंटीमीटर। ये जो बेलनाकार आकृति है उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 429 वर्ग सेंटीमीटर होगा। तो सवाल आपका क्या था, एक बेलनाकार आकृति की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है तथा त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। तो बताएं उस आकृति का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना निकल गया, 429 वर्ग सेंटीमीटर। चलिए एक और सवाल देखते हैं। अभी हम तो बेसिक सवाल ही देख रहे हैं। हमने जो फॉर्मूला भी निकाला है या जो फॉर्मूला भी आप निकाले 3-4 तरह से, उन सारे फॉर्मूले पे एक एक सवाल तो जरूर बनाना पड़ता है। एक एक अगर सवाल बनाया हुआ रहे तो आपको कभी इस टाइप का सवाल रहे या घर पे रिवीजन करिएगा तो परेशानी बिल्कुल भी नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल है, एक बेलनाकार आकृति की त्रिज्या 2.8 सेंटीमीटर है। एक बेलनाकार आकृति की त्रिज्या 2.8 सेंटीमीटर है। देखिए रेडियस कितना है 2.8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है तो बताएं कि इस बेलनाकार आकृति का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। सवाल देखिए क्या कह रहा है, तो बताएं कि इस बेलनाकार आकृति का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो हमें इसका क्या निकालना है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए हम सबसे पहले इस सवाल को सॉल्व करते हैं। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता क्या है, इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो निकालेंगे, कर्व्ड भाग का एरिया जो निकालेंगे, वक्र भाग का कर्व्ड बोल सकते हैं, उसका एरिया बराबर होता क्या है। आपको क्या बताए थे,
ये कैसी आकृति से मिलकर बना हुआ? आयत को हम मोड़ के बनाए हैं, तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, और आयत की लंबाई जो उसकी परिधि में बदल जाता है, और वृत्त का परिधि क्या होता है? 2πr इंटू एच, तो 2πr एच। चलिए वैल्यू को पुट करते हैं। 2 पाई का मान 22/7, r का मान जो है वह क्या है? 2.8 है, और h का मान जो है वह क्या है? 5 है। अब इसे हमें सॉल्व कर लें, एकदम सिंपल सा सवाल है। 0.10, 5 दूनी 10, फिर ये दो कर गया, 22 गुने 4 88 वर्ग सेंटीमीटर। ये जो बेलनाकार आकृति है उसका हम क्या कह सकते हैं? इस बेलनाकार आकृति का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल किसके बराबर हो गया? 88 वर्ग सेंटीमीटर के बराबर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये क्या है? आपके प्रत्येक फॉर्मूला से रिलेटेड एक दो सवाल है। अब देखिए एक खोखले पाइप का बाहरी व्यास 8 सेंटीमीटर तथा आंतरिक व्यास 6 सेंटीमीटर है। एक खोखले पाइप का बाहरी व्यास 8 सेंटीमीटर तथा आंतरिक व्यास 6 सेंटीमीटर है, तो बताएं कि इस पाइप का आयतन क्या होगा यदि इसकी ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है। यदि इसकी ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है। देखिए सवाल क्या कर रहा है? एक खोखला पाइप है, फिगर ड्रॉ करते हैं। एक पाइप बना लिए। जब पाइप खोखला है, चलिए इसमें 2 रेडियस होगा, और यहाँ R1 R2 का काम करेंगे। तो देखिए आंतरिक त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या। यहाँ ऊंचाई आपको दिया है, इस खोखले पाइप की ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है। इसका आंतरिक त्रिज्या R1 जो है, बाह्य त्रिज्या R1 जो है वह 8 सेंटीमीटर है, और आंतरिक त्रिज्या R2 जो है वह 6 सेंटीमीटर है। सवाल क्या था? एक खोखले पाइप, कैसा पाइप? एक खोखला पाइप है जिसका बाह्य त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तथा आंतरिक त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, तथा इस पाइप का ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है। तो बताएं कि इस खोखले पाइप का आयतन क्या होगा? तो खोखले पाइप का आयतन वॉल्यूम बराबर आप क्या जानते हैं? आपने अभी तुरंत निकाला है फॉर्मूला, पाई h इंटू R1 प्लस R2 इंटू R1 माइनस R2। खोखले पाइप का आयतन बराबर पाई h इंटू R1 प्लस R2 इंटू R1 माइनस R2। तो ये फॉर्मूला अभी तुरंत आपने क्रिएट किया है, इसी फॉर्मूला पे आपको सवाल सॉल्व करना है। तो चलिए पाई का वैल्यू जो है हमें क्या देना है? 22/7, और h का वैल्यू जो आपको कितना दिया हुआ है? 9 दिया हुआ है। 9 लिख दीजिए, h 9 सेंटीमीटर। R1 बाह्य त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और आंतरिक त्रिज्या 6 सेंटीमीटर इंटू 8 माइनस 6, 22/7 गुने क्या? 9। 8 और 6 को जोड़ दीजिए, 8 6 कितने हो गए? 14, और फिर 8 में से 6 को घटा दीजिए, इंटू क्या हो गया? 8 में से 6 घटाए तो 2। देखिए एकदम आसानी से आपका सवाल सॉल्व हो रहा है। 7 दूनी 14, 7 गुने 2 कितने हो गए? 14 हो गए। अब चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 2 गुना 2 4, 4 गुना 22, 22 गुने 4 88 गुने क्या? 9, 9 गुने 8 72, फिर 9 गुने 8 72, 7 79। अब ये जो है आपका क्या हो गया? 792 घन सेंटीमीटर। ये जो खोखला पाइप है उसका जो आयतन है वह कितने के बराबर है? 792 घन सेंटीमीटर के बराबर है। तो देखिए ये जो सवाल था आपका बेसिक सवाल था। अब हम उन सवालों पे आते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं। उन सारे सवालों को देखेंगे, फिर धीरे धीरे ये बेसिक कॉन्सेप्ट से हम आपके शॉर्टकट मेथड पे आएंगे, कैसे तुरंत आंसर देना है। तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वहां कोई शॉर्टकट नहीं लगाना है, क्योंकि हमें यहाँ सीखना है।
और जहां हमें सीखने की प्रवृत्ति हो, जहां हमें सीखने की इच्छा हो, वहां आप कभी शॉर्ट नहीं लगाइए। और जब आपके एग्जाम में जाइएगा, एग्जाम वाले मेथड पढ़िएगा, तो वहां एकदम हमेशा शॉर्ट लगाना है। हम इसीलिए जब शुरुआत के क्वेश्चन को बताते हैं तो आपको टोटली बेसिक कॉन्सेप्ट देते हैं। आप प्रतीक्षा करिए, टोटल सवाल को देखिए, समझिए, वीडियो से समझिए, कोशिश करिए, और फिर जैसे ही हम हायर स्टैंडर्ड पे आते हैं, एग्जाम में पैटर्न पे आते हैं, हम आपका मेथड को शॉर्ट करना शुरू कर देते हैं। तो पहले बेसिक आप अपना मजबूत कर लीजिए, बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, फिर शॉर्ट के पीछे भागिए। तो चलिए देखिए, नेक्स्ट सवाल आपके एग्जाम में एक बार आया हुआ है। एक बेलन का व्यास 7 सेंटीमीटर, एक बेलन का व्यास 7 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई, देखिए सवाल क्या कह रहा है, एक बेलन का व्यास 7 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। एक बेलन का व्यास 7 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है, तो बताएं कि उस बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है। देखिए इस टाइप का भी थोड़ा सवाल आप सॉल्व कीजिए, और इस टाइप का आपके एग्जाम में भी पूछा हुआ है, एसएससी का क्वेश्चन है, एलडीसी में पूछा हुआ है 2011 वर्ष 2011 में। ठीक है, तो सवाल क्या कर रहा है, एक बेलन है और उस बेलन का व्यास 7 सेंटीमीटर है। तो पहले अगर नहीं हो तो एक फिगर कोशिश करिए ड्रॉ करने का, और एग्जाम के समय में ये फिगर ड्रॉ करने का झंझट नहीं रखिएगा, डायरेक्ट आप सॉल्व करिएगा। एक बेलन है और इस बेलन का क्या कर रहा है, व्यास, अर्थात व्यास कहां से, इस बिंदु से लेके इस बिंदु तक d बराबर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, और इसकी ऊंचाई जो दिया हुआ है वह 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो पूछा हमें क्या गया है, बताएं कि इस बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर आप क्या जानते हैं, 2 पाई r h। अब देखिए 2 पाई r h, या इसे हम बोल सकते हैं पाई डी एच। पाई डी एच कैसे बोले, देखिए ये बोलने का ही बात है, आप लिख सकते हैं डायरेक्ट, नहीं तो आप यहाँ 60/2 करने के लिए आइएगा, r निकालने के लिए। आप जानते हैं d बराबर किसका होता है, 2r का, और यहाँ आपके पास फॉर्मूला क्या है, 2 पाई r h, इसे आप बोल सकते हैं पाई 2r h में। तो पाई तो रह गया, 2h के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, dh। देखिए तो पाई dh भी होता है क्या, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। इसलिए मैंने इस सवाल को रखा था कि अगर कभी बेलन का व्यास दिया हुआ रहे और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के, तो आप गलती से r निकालने के लिए नहीं जाइए, डायरेक्ट पाई dh के फॉर्मूले पे रख दीजिए। पाई का वैल्यू रखिए 22/7, d का वैल्यू 7 और h का वैल्यू तब क्या जो दिया हुआ है 16। 7 और 7 आपस में कैंसिल हो गए। अब 16 गुने 2, 16 गुने 2 कितने हो गए, 32। केडी क्या बच गया आपके पास, 3, फिर 16 गुने 2 32, 3 35, 352 वर्ग सेंटीमीटर। ये जो बेलन है इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 352 वर्ग सेंटीमीटर है। तो चलिए ये आपका पहला सवाल, यहाँ सॉरी इस टाइप का जो एग्जाम टाइप का सवाल है ये हमने सॉल्व किया। अब इससे फिर आगे की ओर हम बढ़ते हैं। अब वो सवाल की ओर आते हैं जो बार बार आपके एग्जाम में आता है और जिससे हम शॉर्टकट में हमें सॉल्व करना है। तो देखिए रेशियो वाले सवाल को जो आपके एग्जाम में बार बार आता है और रेशियो टाइप का सवाल आता है, कैसे सॉल्व करते हैं, पहले हम आपको बेसिक बताएंगे फिर इसका शॉर्ट बताएंगे। सवाल है, दो बेलन की आधार की त्रिज्या है 2:3 के अनुपात में, दो बेलन। देखिए पहले मैंने बोला है कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट हम बताएंगे, फिर इसका शॉर्ट मेथड बताएंगे कि जब भी रेशियो में सवाल है आप कभी भी सॉल्व करने के लिए लॉन्ग प्रोसेस का इस्तेमाल नहीं करें, डायरेक्ट शॉर्ट प्रोसेस पे आए। तो हमें सवाल क्या कह रहा है, दो बेलन की त्रिज्या का अनुपात, दो बेलन की त्रिज्या का अनुपात कितना दिया है, 2:3 के अनुपात में है। अगर R1 इसका 2 है तो इसका R2 कितना है, 3। दो बेलन की त्रिज्या का अनुपात 2:3 में है और इनकी ऊंचाई का अनुपात 5:3 में है और इसकी ऊंचाई का अनुपात 5:3 में है और इनकी ऊंचाई का अनुपात किस में है, 5:3 में। देखिए हम सवाल को पुनः दोहरा रहे हैं। सवाल है कि दो बेलन के त्रिज्या का अनुपात 2:3 में है और इनके ऊंचाई का अनुपात 5:3 में है, तो बताएं कि उनके आयतन का अनुपात क्या होगा। तो बताएं कि V1 रेशियो V2 क्या होगा। तो बताएं कि इनके आयतन का अनुपात क्या होगा।
दो बेलन है जिनके त्रिज्या का अनुपात 2:3। कहने का तात्पर्य है कि R1:R2 जो है 2:3 है और H1:H2 जो है 5:3। 5 फिर कितना है 3 है, 5 3 और ये 2। और हमें क्या पूछा है इनके आयतन का अनुपात। चलिए V1:V2 बाय प्रोसेस हम निकालते हैं। तो पहले वाले बेलन का आयतन क्या होगा πr²h, पाई R1 का स्क्वायर और H1 r²h। और दूसरे बेलन का हम निकालेंगे पाई R2 का स्क्वायर इंटू क्या H2। अब देखते हैं वैल्यू पुट करते हैं। पाई को हम पाई में ही अभी रखते हैं। R1 के जगह पे हमें क्या रखना होगा 2 का स्क्वायर और H के स्थान पे 5। रेशियो का चिन्ह दीजिएगा। पाई R2 के स्थान पे आपको लिखना होगा 3 का स्क्वायर और H के स्थान पे तो आपको 3 ही लिखना है। देखिए दोनों जगह पाई है रेशियो में तो एक आपस में कैंसिल हो गए। फिर 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 गुने क्या 5 3 तिया 9 गुने क्या 3 तो 4 गुने 5 20 हो गया, 9 गुने 3 27। तो इनके आयतन का जो अनुपात होगा वह क्या होगा 20:27। ये तो आपका बाय प्रोसेस रहा। यह प्रोसेस है कि हम इस प्रोसेस से इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम इस प्रोसेस का इस्तेमाल ना करें, अगर हम क्या करें इस प्रोसेस का इस्तेमाल ना करें तो सवाल को सॉल्व कैसे करें। चलिए तो देखते हैं सवाल को बिना प्रोसेस का हम कैसे सॉल्व करेंगे और डायरेक्ट आंसर कैसे देंगे एग्जाम में। तो अब इस पे आते हैं शॉर्टकट मेथड पे जो आपको एग्जाम में फॉलो करना है। सवाल है दो बेलन के आधार त्रिज्याएं 2:3 में है। दो बेलन की जो आधार त्रिज्याएं हैं R1:R2 = 2:3 में है और इनके ऊंचाई का अनुपात 5:3 में है। 5:3 में है तो बताएं कि इनके आयतन का अनुपात क्या होगा V1:V2। जब कभी भी आपको इस टाइप का सवाल पूछा जाए, जब कभी भी क्या किया जाए आपको जो है बेलन का त्रिज्या और उसका ऊंचाई का अनुपात दिया रहे और आपको उसके बाद डायरेक्ट आपसे क्या पूछा जाए उसके आयतन का अनुपात। तो देखिए कुछ नहीं करना है, आपका जो रेडियस का अनुपात है उसका वर्ग कर देना है और फिर उसमें हाइट से मल्टीप्लाई कर देना है। कहने का तात्पर्य देखिए ये R1 का भाग है और ये R2 का भाग है। क्या करना अपने अपने पार्ट में R1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई क्या H रेशियो R2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई क्या H। ये नहीं दूसरे में नहीं जाना, अपने वाले का अपने वाले से ये 2R का जो रेडियस का जो अनुपात है उसका वर्ग करना है और ऊंचाई से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर ये आपस में कटे तो कटाइए, नहीं कटे तो कोई बात नहीं। 2 दूनी 4 4 गुने 5 20 3 गुने 3 9 9 गुने 3 27। देखिए एक लाइन में आपके सवाल का जवाब आ जाएगा। और आप देखिएगा एसएससी के एग्जाम में 1 से 2 एग्जाम के बाद ये इस टाइप के क्वेश्चन को रिपीट करते रहता है। यानी एसएससी का है क्या एक ही प्रकार का क्वेश्चन 1-2 साल के बाद रिपीट करता है। अभी तो ऑनलाइन एग्जाम चलता है जिसके कारण से 3-4 सेट के बाद आपको एक क्वेश्चन रिपीट में मिल जाएगा। तो ऐसे सब सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको 2 सेकंड का भी समय नहीं लगेगा। देखिएगा और आंसर दे दीजिएगा। देखिए इसी टाइप का एक और सवाल है कि दो बेलन के व्यास का अनुपात 4:5 है। दो बेलन के व्यास का अनुपात है D1 रेशियो क्या D2 4:5 में है और उनके ऊंचाई का अनुपात 1:2 है और उनके ऊंचाई का अनुपात 1:2 है। देखिए सवाल क्या कह रहा है कि दो बेलन के व्यास का अनुपात, व्यास क्या उसका व्यास का अनुपात बेलन का व्यास यानी त्रिज्या का 2 गुना। तो दो बेलन के व्यास का अनुपात 4:5 में है और उनकी जो है ऊंचाई का अनुपात 1:2 1:2 में है। तो बताएं कि इनके आयतन का अनुपात क्या होगा। तो बताएं कि इनके आयतन का अनुपात क्या होगा। तो घबराना नहीं है, हम क्या जानते हैं त्रिज्या का स्क्वायर ना। यहाँ आप बेलन का अगर दिया रहे व्यास तो आप समझिए त्रिज्यीय है, क्योंकि डिवाइड बाय 2 दोनों में करिएगा दोनों आपस में क्या हो जाएगा कट जाएगा।
अगर हम इसका रेडियस का भी अनुपात निकाल लें R1 रेशियो R2 करने के लिए, तो आपको क्या लिखना होगा 4/2 रेशियो 5/2, ये टू कैंसिल। देखिए क्या 4/5 ही आया या नहीं आया रेडियस का। तो अगर कभी भी व्यास दिया हुआ रहे तो रेडियस के झंझट में आपको नहीं पड़ना है। ऐसा नहीं कि गलत है, इस झंझट में नहीं पड़ना है। डायरेक्ट जो दिया हुआ है बस वही समझिए। व्यास भी है तो हम इसको त्रिज्या मान के ही, रेडियस मान के ही चलेंगे। तो क्या लिखना है 4 का स्क्वायर गुने 1 अनुपात 5 का स्क्वायर गुने 2। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 गुने 2। 2 से ये कटता है तो कटा दीजिए, 8/25। तो हम कह सकते हैं कि यदि दो बेलन के व्यास का अनुपात 4:5 में रहे और उनके ऊंचाई का अनुपात 1:2 में रहे, तो अगर उनके ऊंचाई का अनुपात 1:2 में रहे तो इनके आयतन का अनुपात 8:25 होगा। क्या होगा अनुपात 8:25 होगा। चलिए इस टाइप से और आगे की ओर बढ़ते हैं। कुछ सवाल और भी हैं, 1-2 सवाल और देख लेंगे क्लियरेंस के लिए। देखिए नेक्स्ट सवाल है यहाँ, दो बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात, दो बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 में है। दो बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 में है और इनके ऊंचाई का अनुपात 5:3 है, और इनके ऊंचाई का अनुपात 5:3 है। तो बताएं कि इनके आयतन का अनुपात क्या होगा। देखिए अब तो आप जैसे हमने सवाल लिखा, जैसे ही हमने इस सवाल को लिखा कि दो बेलन की त्रिज्या का अनुपात 3:4 में है और इनके आयतन का इनके ऊंचाई का अनुपात 5:3 में है, तो बताएं कि इनके आयतन का अनुपात क्या होगा। तो हमें लग रहा है कि आप लोग का आंसर आ गया होगा। आप लोग इंतजार कर रहे होंगे कि कितना जल्द अब नेक्स्ट क्वेश्चन आए। ये तो क्वेश्चन सोल्व हो गया, ये तो रिपीट हो रहा है बार बार। तो चलिए आप भी आंसर सॉल्व करके निकाल चुके होंगे और उस आंसर को आपको मैच करने का इंतजार है कि हम कैसे सवाल के आंसर को क्या करें, मैच करके तुरंत पूरा कर लें। तो देखते हैं, V1 रेशियो V2 निकालना है। तो 3:4 है। सबसे पहले 3 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर गुना क्या करना हो जाएगा 5 रेशियो 4 का स्क्वायर गुना क्या 3। अब देखिए उसमें बाद में कटाए थे, यहीं कटाएंगे। स्क्वायर का नहीं 1/3 इससे कट जाएगा। 5 गुने 3 15 रेशियो 4 का स्क्वायर 16। 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट इसी टाइप का एक और सवाल है। अब हम आयतन के अनुपात में नहीं आएंगे कि बार बार एक ही टाइप के सवाल में उलझना नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है कि समान आयतन के दो लंब वृत्तीय बेलन की ऊंचाई का अनुपात। देखिए सवाल क्या कर रहा है, समान आयतन के दो लंब वृत्त बेलन की ऊंचाई का अनुपात 1:2 है, तो उनके अर्धव्यास का अनुपात क्या होगा। सवाल देखिए क्या कर रहा है, समान आयतन के किसका, समान आयतन के दो बेलन, समान आयतन के क्या दो बेलन, समान आयतन का दो बेलन। चलिए फिगर ड्रॉ करते हैं हम पहले थोड़ा सा। इसका V1 और इसका आयतन V2। V1 बराबर जो है V2 है, दोनों का आयतन बराबर है और इनके ऊंचाई का अनुपात हमें क्या दिया है 1:2। H1 रेशियो H2 बराबर 1:2। अर्थात अगर H1 इक्वल टू 1 है तो H2 इक्वल टू क्या है 2 है। हमें क्या दिया है H1 बराबर क्या 1:2। तो हम इसको बगल में लिख लेते हैं। H1 रेशियो H2 हमें दिया है 1:2। H1 इसका आप 1 H2 यहाँ 2 लिख दिए H1 और H2 का,
और V1 V2 आपस में बराबर है, तो आप चाहें तो V1 रेशियो V2 बराबर 1:1 बोल सकते हैं, क्योंकि बराबर है इसलिए 1:1 बोल सकते हैं। क्यों लिखे उसका भी हम जवाब देंगे, लेकिन पहले हमें क्या दिया था, V1 बराबर किसका है, V2 का। तो बताएं कि इनके रेडियस का अनुपात क्या होगा, R1 रेशियो R2 इक्वल टू 1। इनके रेडियस का अनुपात क्या होगा, इनके आयतन का जो अनुपात है वह क्या होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं, इनके आयतन का अनुपात क्या होगा हम देखते हैं। V1 रेशियो क्या है हमारे पास, V2 है, V1 और यहाँ V2। तो V1 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई R स्क्वायर H, और यहाँ क्या, पाई R स्क्वायर H। ये R1 और ये R2, ये H1 और ये क्या, H2। देखिए दोनों जगह पाई का वैल्यू है, दोनों जगह पाई के वैल्यू को हम क्या करिए, कट कर दिए। और R1 R2 का रेशियो लाना है, R1 बटे क्या लिख देंगे, R2, दोनों का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, बराबर क्या, H1 बटे क्या, H2, सॉरी H2 H1 तो इधर से गया है, हम उल्टा लिख दिए थे। R1 बटे R2 लिखे, देखिए R2 की तरफ आया तो R1 बटे क्या R2, यहाँ H2 तो पहले से है, H2 बटे क्या हो जाएगा, H1 इधर से गया H1, H2 बटे H1। चलिए अब इसे हम इधर इस तरफ लिखते हैं, हम इसे लिख सकते हैं R1 रेशियो क्या, R2 है, इधर स्क्वायर है, इधर जाएगा तो रूट में बदल जाएगा, अंडर रूट H1 H2 बटे क्या, H1। इसे हम चाहें तो बोल सकते हैं R1 रेशियो क्या, R2 इक्वल टू अंडर रूट H2 रेशियो क्या, H1, अंडर रूट H1। दोनों को अलग अलग लिखे हैं। अब देखिए ये जो फॉर्म हम लिखे हैं, आगे से कभी कोई सवाल रहेगा जब दो वॉल्यूम क्या आपस में बराबर रहे, तो R1 रेशियो R2 निकालना रहे, तो हम H2 और H1 का क्या कर देंगे, वर्गमूल निकाल देंगे। तो हमें पूछा क्या गया था कि बताएं कि इस बेलन के त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। तो इस फॉर्म की अब हमें कोई आवश्यकता नहीं है, हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। किस फॉर्म से, इस फॉर्म से। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि जहां शॉर्टकट की आवश्यकता होगी, जहां लगेगा कि हमें आपको शॉर्ट में सॉल्व करना है, वहां तुरंत हम शॉर्ट मेथड पे आ जाएंगे। तो चलिए यहाँ क्या, H2 रेशियो क्या है, H1 है, वैल्यू पुट कर देते हैं H2 और H1 का। चलिए तो R1 रेशियो R2 हमको चाहिए, क्या चाहिए, R1 रेशियो क्या, R2 अंडर रूट, R1 के लिए H2 लेंगे, R2 के लिए H1 लेंगे, अपोजिट वाला। यहाँ क्या हो जाएगा, R1 का है तो हम H2 लेंगे रेशियो, और R2 का है तो हमको क्या लेना है, H1 लेना, जस्ट अपोजिट वाला। चलिए H2 जो है हमारा क्या है, H2 देखिए कितना दिया हुआ था हमको, 2 दिया हुआ था, तो रूट अंडर क्या लिखेंगे हम, 2 लिखेंगे रेशियो, और H1 क्या दिया हुआ था, रूट अंडर 1। ये किसमें परिवर्तित, रूट 2 का वर्गमूल तो होगा नहीं, तो रूट 2 लिखेंगे, और 1 का वर्गमूल 1। तो इनके रेडियस का जो अनुपात है, अर्धव्यास का जो अनुपात है वह क्या है, √2 रेशियो √1। तो हम कह सकते हैं कि यदि दो बेलन का आयतन बराबर हो और इनके ऊंचाई का अनुपात 1 रेशियो क्या था, 2 है, तो इनके रेडियस का अनुपात √2 रेशियो √1 होगा। चलिए इस टाइप का एक और हम सवाल देखेंगे। देखिए दो बेलन की आयतन आपस में बराबर है। देखिए सवाल क्या कर रहा है, फिर से दो बेलन का आयतन आपस में बराबर है और इनके ऊंचाई का अनुपात, और इनके ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। देखिए सवाल क्या कह रहा है, दो बेलन का आयतन बराबर है, इनके ऊंचाई का अनुपात क्या होगा यदि इसकी त्रिज्या 4:5 में हो, यदि इसकी त्रिज्या किसमें हो, 4:5 में हो। ये सवाल थोड़ा सा चेंज कर गया। चेंज क्या कर गया, हमें क्या पूछा जा रहा है कि दो बेलन का आयतन आपस में बराबर है। दो बेलन का आयतन आपस में क्या है, दो बेलन का आयतन आपस में बराबर है, और दो बेलन का आयतन बराबर है। हम थोड़ा सा फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, V1 और ये V2, अर्थात क्या है,
V1 रेशियो V2 1:1, दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। V1 बराबर क्या है, V2 का है। और R1 और R1 रेशियो R2 जो है वह 4:5 में है। तो बताएं कि H1 रेशियो H2 क्या होगा। क्या चाहिए हमको, H1 रेशियो H2। बस इसी को आप रिवर्स कर लो ना। रिवर्स करने का तात्पर्य क्या है, R1 रेशियो R2, यहां लिख सकते हैं क्या, H2 रेशियो क्या है आपका, H1 है। यही चीज था ना। तो रिवर्स अगर हम H1 H2 पे आए, यहाँ तो पूरा किसमें था, रूट में। रूट इधर आएगा तो किसमें बदल जाएगा, वर्ग में। कहने का तात्पर्य हम यहाँ से ही निकाल देते हैं, आपको थोड़ी सी परेशानी नहीं होगी। चलिए V1 और V2 V2 है, तो चलिए V1 V2 जब लिखते हैं तो इसका क्या लिखेंगे, पाई R1 का स्क्वायर और क्या H1, ये R1 हो गया आपका और ये हो गया H1, ये R2 हो गया और ये हो गया H2, इक्वल टू पाई R2 का स्क्वायर और क्या H2, दोनों जगह पाए हैं, दोनों को कैंसिल कर देंगे। अब H1 रेशियो क्या लिखेंगे, H2 बराबर R2 का स्क्वायर रेशियो R1 का स्क्वायर। यही चीज हम यहाँ आपको बोल रहे थे, H1 रेशियो क्या लिखना हो H2, तो आपको क्या करना है, जस्ट अपोजिट। H1 के लिए R2, H1 के लिए क्या हो जाता है R2 का स्क्वायर रेशियो क्या R1 का स्क्वायर। ये आपका शॉर्ट में, ये कब काम करेगा, जब वॉल्यूम इक्वल हो तभी काम करेगा। अगर वॉल्यूम इक्वल ना हो तब ये मेथड काम आपका नहीं करेगा। चलिए, तो H1 रेशियो को H2 चाहिए। अब दोनों का रेडियस जो था, इसका रेडियस क्या था और इसका रेडियस क्या था। R1 आपका 4 है और R2 क्या है 5 है। R2 यहाँ लिखना है 5 का स्क्वायर और R1 क्या 4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर हो गया 25 और 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। एक लाइन में आपके सवाल का जवाब आ जाएगा। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हम पुनः सवाल को दोहरा रहे हैं, इसी सवाल को, कि दो बेलन का आयतन बराबर है और इनकी त्रिज्याएं R1 रेशियो R2 4:5 में है, तो इनके ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। जब इस टाइप का आपका सवाल है, डायरेक्ट लिखिएगा H1 रेशियो H2। आपको किसी फिगर की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्या लिखिएगा H1 रेशियो H2। सवाल क्या था, दो बेलन का आयतन बराबर है और इनकी त्रिज्याएं 4:5 में है, तो बताएं कि इनकी ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। चलिए H1 रेशियो क्या लिखिएगा H2 बराबर कितना हो जाएगा आपका, H1 का वैल्यू कितना है R2 वाला, R2 कौन सा है R1 और ये R2 क्या 5 का स्क्वायर और रेशियो क्या 4 का स्क्वायर, अर्थात 25 रेशियो 16। रिवर्स करना, जब H1 चाहिए तो R2 लिखना है और H2 चाहिए तो R1 लिखना है, या R1 चाहिए तो H2 लिखना है, R2 चाहिए तो H1 लिखना है, बस रिवर्स करना है। चलिए लास्ट सवाल अब देखते हैं, इसी रेशियो से रिलेटेड। हम अब भी जो देख रहे हैं वह पूरा बेलन में रेशियो से कंबाइंड, जो रेशियो से रिलेटेड सवाल आता है वह देख रहे हैं। देखिए सवाल है कि दो बेलन का आयतन का अनुपात 2:3 है। दो बेलन के आयतन का अनुपात 2:3 है तथा इनकी त्रिज्याएं 4:5 में है। दो बेलन के आयतन का अनुपात 2:3 है तथा इनकी त्रिज्याएं 4:5 में है, तो बताएं कि इनके ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। देखिए सवाल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, आगे बढ़ते हैं। सवाल क्या कह रहा है, दो बेलन के आयतन का अनुपात 2:3 है। दो बेलन है जिनके आयतन का अनुपात 2:3 है। दो बेलन है जिनके आयतन का अनुपात 2:3 है और फिर इनकी त्रिज्या का अनुपात 4:5 है, तो बताएं कि इनके ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। अब देखिए V1 बटे क्या लिखेंगे हम V2 इक्वल टू, बेलन का जो आयतन होता है वह क्या होता है पाई R1 स्क्वायर H1 बटे पाई R2 स्क्वायर बटे क्या H2। पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, पाई पाई क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब इसे हम लिख सकते हैं क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। देखिए हमको H1 H2 चाहिए, तो हम H1 बटे क्या लिख दिए H2 बटे H2। R2 जो है किससे गुना हो जाएगा V1,
V1 मल्टीप्लाई क्या लिख सकते हैं हम, R2 का स्क्वायर, V1 मल्टीप्लाई R2 का स्क्वायर रेशियो, देखिए V2, या इसे हम डिटेल में ही करते हैं, कंफ्यूजन नहीं रहेगा आप लोग को। V1 इंटू R2 का स्क्वायर H2, ये देखिए V1 R2 और क्या H2, और इधर लिखेंगे तो हम क्या लिख देंगे, V1 R2 H2 हो गया, तो यहाँ लिखेंगे V2 मल्टीप्लाई R1 स्क्वायर मल्टीप्लाई क्या H1, दोनों आपस में क्या इक्वल। अब H1 रेशियो हमको क्या चाहिए H2, H1 H2 के एक तरफ करेंगे, H1 रेशियो क्या लिखेंगे H2 बराबर V1 इंटू R2 का स्क्वायर रेशियो V2 इंटू R1 का स्क्वायर। तो जब कभी भी आपको आयतन भी अनुपात में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, आयतन भी किस में दिया हुआ है, रेशियो में, आयतन भी किस में दिया हुआ रे, रेशियो में, और रेडियस भी किस में रे, रेशियो में रे, तो H1 और H2 का अनुपात निकालना है। तो लिखिएगा डायरेक्ट H1 रेशियो क्या, देखिए H1 वाले का चाहिए, H1 वाले के लिए हमें क्या है, पहला वॉल्यूम 1 2 गुने क्या R2 का स्क्वायर, 2 गुने क्या R2 का स्क्वायर, और रेशियो में वॉल्यूम 2 3, वॉल्यूम 2 कितना 3 गुने क्या R1 का स्क्वायर, गुना क्या R1 का स्क्वायर। देखिए डायरेक्ट आपका सवाल सॉल्व होगा, मैंने यहाँ करके भी दिखाया है, आपको फॉर्मूला क्रिएट करके भी दिखाया है कि H1 जब लिखना है तो हमें क्या लिखना है, V1 इंटू H1 के लिए क्या वॉल्यूम 1 ही रहेगा, H1 के लिए क्या रहेगा वॉल्यूम 1 ही रहेगा, सॉरी उल्टा लिख दिए क्या, सॉरी एक मिनट, थोड़ा से हम उल्टा लिख दिए हैं, इसको ठीक कर देते हैं, मिस्टेक हो गया है लिखने में। देखिए H1 और क्या H1 और फिर H2, फॉर्मूला क्रिएशन में लग रहा है हमको मिस्टेक, हम इसको कंप्लीट कर देते हैं। V2 इंटू R, सॉरी ठीक ही था, गलती से ठीक ही था, R1 का स्क्वायर इंटू क्या H1, देखिए R1 H1 बराबर V1 मल्टीप्लाई R2 का स्क्वायर इंटू क्या H2, हमें ऐसा लगा, अनुभव हुआ था कि लग रहा है मिस्टेक है, लेकिन नहीं, बिल्कुल सत्य था, V1 इंटू R2 का स्क्वायर रेशियो V2 इंटू R1 का स्क्वायर, ठीक है। H1 के लिए V1 होता है, ठीक था, और H2 के लिए V2 होता है, एकदम कंप्लीटली सही था, कहीं कोई दिक्कत नहीं था, फिर भी हम कंफ्यूजन में थे, थोड़ा सा क्लियर कर दिए। कभी कभी हो जाती है, ऐसा अनुभव होने लगता है कि कहीं हम गलत तो नहीं कर रहे हैं, चलिए, और इसलिए हमको देखना पड़ता है, एक्चुअली ऑनलाइन क्लास है, अगर लाइव क्लास होती तो दिक्कत नहीं होती, तो वहाँ तुरंत क्लियर हो जाता है, यहाँ हमें यह देखना होता है कहीं कोई गलत ना हो जाए, ताकि आपको बाद में परेशानी हो। चलिए H1 रेशियो H2 लिखना है, तो हमें क्या लिखना है, V1 इंटू क्या, V1 के साथ हमको क्या लेना है R2, V1 के साथ क्या लेना है R2 का स्क्वायर रेशियो, और H2 के साथ क्या लेना है V2 इंटू क्या R1 का स्क्वायर। देखिए जब वॉल्यूम बराबर था तो हमें वॉल्यूम लिखने की आवश्यकता ना रहती थी, नहीं रहती थी, लेकिन बराबर ना रहे तो वॉल्यूम को भी लिख देना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो हमें क्या करना था, इस सवाल को सॉल्व करना था, क्या लिखना था H1 रेशियो H2, आप क्या जानते थे R2 का स्क्वायर रेशियो R1 का स्क्वायर, तो R2 का स्क्वायर यहाँ क्या हो जाता है 5, और वॉल्यूम तो लिखना पड़ेगा 2 गुने क्या 5 का स्क्वायर रेशियो 3 गुने क्या 4 का स्क्वायर, तो 2 गुने 5 के स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 गुने 2 रेशियो 3 गुने 4 का स्क्वायर 16, 2 से कट जाएगा, अर्थात 25 रेशियो कितना 20, तो इनके ऊंचाई का जो अनुपात है वह 25:24 में होगा। बिल्कुल अब कहीं भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप निकाल सकते हैं, यहाँ से R1 R2 का भी चाहिए, बस √H2 H1 कर लीजिएगा, आ जाएगा। बस करना क्या, कुछ भी नहीं करना, अगर वॉल्यूम बराबर हो तो नहीं लिखना है, वॉल्यूम बराबर नहीं हो तो वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करना है, वॉल्यूम को क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, किसके साथ H1 के लिए R2 नहीं रिवर्स वाला, H1 देगा R2 होगा, H2 होगा तो R1 होगा, बस इतना ही याद रखना है। अगर R1 रेशियो R2 रहता, मान लीजिए यहाँ R1 H1 H2 दिया रहता, R1 और R2 रहता, V1 V2 अब लिखना होगा क्योंकि V1 V2 ना दिया है, और अंडर रूट क्या लिखना हो जाएगा R1 है तो यहाँ H2 हो जाएगा,
मल्टीप्लाई में V1 V2 के साथ, और यहाँ HR2 है, यहाँ क्या लिखना हो जाएगा H1। बस एक लाइन में अब आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा, किसी भी लॉन्ग प्रोसेस की आपको आवश्यकता नहीं होगी। तो आज के क्लास को हम यहीं स्टॉप करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर हमारा मेथड आपको पसंद आ रहा हो तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं सिलेंडर का ही नेक्स्ट क्लास, इससे आगे के चैप्टर यानी इससे आगे के टाइप के सवाल को हम सॉल्व करेंगे। आज इतना ही।